जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। और इसी के कड़ी में हम लोग केबीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो केबीएस का पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम उसमें जो हिंदी पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का एक पेपर जो है एक प्रैक्टिस सेट कर लिया था। आज जो है इसका दूसरा पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केबीएस के प्रीवियस ईयर के वैसे क्वेश्चंस जो हिंदी में पूछे गए हैं और जिनके ईएमआरएस में रिपीट होने की संभावना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये देख लीजिए, ये जो है मैथमेटिक्स का है, मैग्नेटिक पीजीटी के मैथमेटिक्स से यानी गणित के जो है सब्जेक्ट से उठाया गया है ये पेपर है। इसमें जो हमारा जो ये सेक्शन है ना, लैंग्वेज वाला सेक्शन है, जिसमें 20 क्वेश्चन से हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश दिया है, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश का। यही हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। हम लोग 20 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो हम जो है हम लोगों का ईएमआरएस के लिहाज से इससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी, हमको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ईएमआरएस में क्या पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक साथ दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या होता है भाई? सृजन करना। सृष्टि का मतलब होता है सृजन करना। कोई चीज़ बनती है तो उसके लिए होती है कि सृष्टि हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि का मतलब मरण, सृष्टि का मतलब प्रलय, या सृष्टि का मतलब वृष्टि, या सृष्टि का मतलब हो गया मोक्ष। तो सृष्टि का मरण का मतलब तो हो गया भाई जीवन का। जीवन का विलोम अगर पूछता तो मरण हो जाता। सृष्टि का मतलब सृजन हो गया, तो सृजन का हो गया विनाश या प्रलय। तो विलोम शब्द जो सृष्टि का आ जाएगा वो हो जाएगा प्रलय। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। अब इसका विलोम अगर देखोगे तो अनावृष्टि या सूखा हो गया। मोक्ष का मतलब होता है भाई मोक्ष प्राप्त हो गई, मुक्ति मिल गई। तो मोक्ष का अपोजिट हो जाएगा या विलोम हो जाएगा बंधन। तो जो हमारा शब्द है सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जंगल में लगने वाली आग को इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जंगल में जो आग लगती है, जाहिर सी बात है आग तो लगती ही है। समुद्र में भी आग लगती है, पेट में भी आग लगती है। तो सबके लिए एक एक शब्द बना दिया गया है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। दावानल का मतलब होता है जब जंगल में आग लग जाती है। जंगल में आग लगने का इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी आग है। यहाँ पे जठरानल दिया गया है। जठरानल का मतलब होता है पेट की आग। पेट में जठराग्नि की या फिर जो है पेट की अग्नि के लिए जो है जठरानल यूज होता है। बड़वानल भी यहाँ पे दिया है, कभी कभी ये पूछ लेता है। इसका मतलब होता है समुद्र में लगी आग। समुद्र में भी कभी कभी आग लग जाते हैं, किसी भी कारण से लग जाए, कभी तेल रिसाव से या किसी भी कारण से अगर समुद्र में आग लगता है तो उसके लिए शब्द है बड़वानल। कामानल जैसा कोई शब्द होता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। हो सकता है अगली बार समुद्र में लगने वाली आग पहुंच जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बड़वानल। फिर आ जाइए, यहाँ पे भी दिया गया है हमेशा रहने वाला। इसके लिए हमें फिर एक शब्द बताना है। हमेशा रहने वाले का मतलब क्या होता है भाई? जो हमेशा रहता है उसके लिए हम कहते हैं भाई शाश्वत है, चिरस्थायी है, शाश्वत है। तो हमेशा रहने वाले का मतलब हो जाएगा जो चीज़ शाश्वत है। यहाँ पे समसामयिक भी दिया गया। समसामयिक का मतलब होता है भाई जो कॉन्करेंट है, जो चल रहा है, जो एक समय का हो, उसके लिए समसामयिक यूज होता है। प्राणदा मतलब जीवन देने वाली कोई चीज़ हो गई, प्राण देने वाली, जीवन देने वाले के लिए प्राणदा शब्द यूज होता है। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, या इसका मतलब शरीर भी होता है जो पृथ्वी या मिट्टी में मिल जाती है, उसके लिए पार्थिव शब्द का यूज किया जाता है। तो हमेशा रहने के लिए एक शब्द हो जाएगा शाश्वत। चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो है सरल वाक्य आपस में मिल जाते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। यहाँ पे पहला दिया है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। ये एक ही वाक्य है, इसमें सिर्फ कामा लगा दिया गया है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, एक वाक्य, संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। भाई दो वाक्य हो गया ना, एक तो हो गया मैं पढ़ता हूँ और दूसरा हो गया वह गाता है। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि दो यहाँ पे दो सरल वाक्य आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? ये भी सिंगल वाक्य है, यहाँ पे प्रश्नवाचक है और सिंपल वाक्य है। और यहाँ पे आप देख लीजिए परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं, ये भी सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य सिर्फ यही है कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। फिर आ जाइए, एक यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, अंडे का शहजादा होना। अंडे का शहजादा होना भाई, इसका क्या मतलब होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, या फिर अनुभवी व्यक्ति, या अनुभवहीन व्यक्ति। अब अंडे का शहजादा कैसा होगा भाई? जो अंडे में रह रहा है उसको क्या पता देश दुनिया के बारे में। तो अंडे का शहजादा होना मुहावरे का अर्थ ये होता है, ये उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो अनुभवहीन हो, जिसको कुछ नहीं पता है।
कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए कहा जाता है कि भैया ये अंडे का शहजादा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको कुछ नहीं पता है, कोई अनुभव नहीं है। तो अनुभवहीन के लिए ही अंडे का शहजादा शब्द का यानी इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। फिर एक और मुहावरा दिया गया है कि चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पे हवाइयाँ कब उड़ती हैं भाई? कब कोई अचानक से कोई चीज़ आ जाए, आदमी जब बहुत घबरा जाता है, जब कोई बहुत डर जाता है, तभी चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हैं। तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने का क्या तेज़ी से चलना मतलब होता है? नहीं भाई, घबरा जाना, जवाब ना देना या क्रोधित होना। तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है जब आदमी घबरा जाता है, तब उसको जो है कहते हैं कि भाई उसके चेहरे पे जो है हवाइयाँ उड़ रही थी। अचानक से कुछ आ जाए ना, तो आदमी के चेहरे पे जो मुंह बनाता है ना, उसी को कहते हैं कि चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना, यानी घबरा जाने के लिए सही इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक और दिया है वाक्य, इसमें दिया मुहावरा, 3 मुहावरा हो गया इसमें। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। ठीक है, काफ़ी अच्छा मुहावरा है। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। चमेली का तेल जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलता, अगर छछूंदर लगा के घूमेगी तो क्या चीज़ हो गई भाई? अयोग्य व्यक्ति को अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। दान के लिए सुपात्र ना होना, नहीं, इसका ये अर्थ नहीं होता। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, भाई गंजा आदमी तेल लगा के क्या करेगा, वो भी सुगंधित। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं होता। इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कोई अयोग्य व्यक्ति है, अगर उसको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए या जो चीज़ उसको नहीं मिलनी चाहिए था, जो पद नहीं मिलना था, उसके लिए किया जाता था कि भैया आयोग था लेकिन देखो आज कलेक्टर बन के बैठा हुआ है। तो उसके लिए कहते हैं कि छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, उसका अर्थ ही ये होता है। फिर आ जाइए चाय। चाय पीना पिलाना अलग बात है। ये पूछा जा रहा है चाय किस भाषा की शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का है। मैंडारिन जो है, अंग्रेजी चीनी जो है बोली जाती है, उसको यहाँ पे मैंडारिन कहते हैं। मैंडारिन या चीनी भाषा का शब्द है चाय। चाय की उत्पत्ति भी वहीं चीन में ही मानी जाती है, तो चीन का जो है चाय से जुड़ा हुआ है। फिर आ जाइए 9वां क्वेश्चन। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? भाई एक तत्सम होता है। तत्सम मतलब जो जैसा शब्द था, जिसकी उत्पत्ति जैसे हुई वो वैसे का वैसा हो गया, जैसे क्या हो गया। और दूसरा हो गया तब तत्सम को अगर उसमें कुछ और मिर्च मसाला जोड़ के उस शब्द को बदल दिया गया तो वो तद्भव हो जाता है। देशज शब्द और एक संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द मतलब हाइब्रिड हो गए। देशज शब्द यानी देसी शब्द जो होते हैं, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, इसलिए उनको कहते हैं देशज शब्द। जैसे अग्नि अगर ले लो, अग्नि जो है किस तरह का शब्द है? अग्नि है, तत्सम शब्द है। और अग्नि को आग कर दिया गया। अग्नि जो है कालांतर में अग्नि जो है धीरे धीरे लोग उसको आग बोलने लगे, तो आग जो हो गया ये तद्भव शब्द हो गया। अग्नि उसका जो है तत्सम शब्द हो गया। जैसे कर्ण था, कर्ण मतलब कान हो गया, या आगे चल के कान हो गया। तो इस तरह से हर शब्द, अधिकांश जितने भी शब्द हैं तत्सम थे, जिनकी उत्पत्ति हुई धीरे में कालांतर में वो शब्द बदल के जो है उसका स्वरूप बदल गया। तो जो स्वरूप बदला हुआ स्वरूप होता है उसको तद्भव कहते हैं। और देशज में पता ही नहीं चलता कि वो किस भाषा से आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसकी उत्पत्ति का पता ना हो तो उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे काका, बाबा, ये शब्द कहाँ से आए पता नहीं है। खटर बटर करना, झटर पटर करना, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको देशज कहते हैं, इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, तो इसलिए इसका यूज होता है। फिर 10वां क्वेश्चन आ जाए कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ये कह रहा है ना कि यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कारक होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, इस तरह से पूरा 8 वो पूरा बना हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें पूछा जा रहा है, ये वाक्य दिया गया है कि वह घर से बाहर गया। तो यहाँ पे जो ये से लगा हुआ ना, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक या अपादान है? तो कहते हैं ना कर्ता ने कर्म, कर्ता कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान यानी संप्रदान के लिए अपादान से। तो ये जो से होता ना, एक से हो गया करण से, ये इसका जो करण के लिए जो से प्रयोग होता है उसका मतलब होता है कि के द्वारा। अगर आप मान लीजिए जो है साइकिल के द्वारा या साइकिल से जा रहे हैं, खुरपी से काम कर रहे हैं, कैंची से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए करण कारक हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे से लगा हुआ है और वो उस चीज़ से अलग हो रही है, उससे दूर जा रही है, तो उसके लिए उस से का मतलब होता है वो अपादान कारक में आ जाता है। जैसे मैं घर से बाहर चला गया, स्कूल से बाहर चला गया, मैं टूट के गिर गया, उससे अलग हो गया। तो अगर कोई चीज़ इसमें कह रहा है ना कि घर से बाहर चला गया, मैं घर से दूर चला गया, तो इसमें से में जो कारक है वो हो जाता है अपादान कारक। एक बार आप लोग कारक पढ़ लीजिएगा, ये पूरा ट्रिक उसमें है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, तो इस तरह से ने जो है होता है वो कर्ता कारक हो जाएगा, को जो है कर्म कारक हो जाएगा, से
मतलब द्वारा से या द्वारा के लिए कर्ण कारक हो जाएगा। इस तरह से पूरा एक सीरीज हो, उसको आप लोग एक ट्रिक है उसको याद कर लीजिएगा, आपको पूरा हमेशा याद रहेगा। वैसे आप लोगों के सिलेबस में वैसे में ये दिया नहीं है, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज में हिंदी ले लोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे ये पूछ लें। फिर आ जाइए 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। दो तरह के शब्द होते हैं, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पक्षी स्त्रीलिंग के लिए भी होता है, पुल्लिंग के लिए भी होता है। बाज स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। मकड़ी, मकड़ी का हो जाएगा, मकड़ा भी होता है ना भाई, मकड़ा मकड़ी। तो मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगा, अगर मकड़ा होगा तो हम मान लेते हैं कि भाई वो पुल्लिंग हो गया। गैंडा, गैंडा जो है वो पुल्लिंग होता है। फिर आ जाइए तो स्त्रीलिंग में सदैव प्रयोग होगा भाई, मकड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है, नहीं है को आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये पूछा जा रहा है संज्ञा और विशेषण, आप जानते ही हैं जिस संज्ञा की जो भी शब्द विशेषता बताती है, कोई भी विशेषता बता ले तो उसको विशेषण शब्द कहते हैं। तो विष का विषैला सही है भाई, विष का विषैला ही होता है। पिता का पैतृक, हाँ ये भी सही है, पिता का पैतृक भी सही है भाई। विष है, विषैला हो गया, उसका विशेषण पिता का पैतृक है। तो पिता जो है, पिता या विष, ये सब क्या है, संज्ञा है। और ये दूसरा वाला जो पीछे वाला शब्द हो उसका विशेषण है। आदि का आदिम, ये भी सही है। प्रांत का प्रांतिक, प्रांत का प्रांतिक नहीं होता भाई, प्रांतीय होता तो मान लेता सही है। प्रांतीय, प्रांतिक कोई शब्द नहीं होता भाई, प्रांत का प्रांतीय होता तो वो राइट हो जाता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। फिर आ जाएगा सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या है। सुंदर का भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। भाववाचक मतलब जिससे किसी का भाव पता चले, दशा पता चले, स्थिति पता चले, वैसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें दो दिया गया, सुंदरता दिया गया है, सौंदर्य दिया गया है। केवल ए और बी दोनों सही है। तो सुंदर का वैसे ही एक ही संज्ञा बनेगा, वो है सुंदरता। सौंदर्य नहीं होता, सुंदर का ही मतलब सौंदर्य होता है भाई। सुंदर या सौंदर्य को दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो सौंदर्य आप इसको कह सकते हैं कि तत्सम है, ये सुंदर इसका तद्भव हो गया, दोनों एक ही मतलब है। तो संज्ञा इसमें एक ही चीज आ रही है, जो सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदरता। तो आपका राइट आंसर सिर्फ हो जाएगा सुंदरता। अब यहाँ पे एक संधि दे दी गई है कि दिग्गज में कौन सी संधि, मतलब इसको तो हमको संधि विच्छेद दिया गया है, इसका हमको संधि करनी है। संधि हम सभी जानते हैं, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। दिक प्लस गज, तो ये हो जाएगा दिग्गज, आपका राइट आंसर हो जाएगा दिग्गज। किस तरह की संधि है, दिक में हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा का है, ठीक है, प्लस गा में का है, आ है। तो कभी भी ये कहते हैं ना कि जब व्यंजन के साथ कोई व्यंजन मिल जाए या व्यंजन से कोई स्वर मिल जाए, तो इस तरह की जो संधि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यंजन संधि। तो दिग्गज जो है एक तरह की व्यंजन संधि है, क्योंकि दिक प्लस गज, क्योंकि का में आ की मात्रा नहीं है, आधा का है, हलंत लगा हुआ है। तो दिग्गज में व्यंजन संधि है, और दिक धन गज इसका जो है संधि विच्छेद आप करना चाहोगे तो संधि विच्छेद भी हो जाएगा। फिर आ जाइए 15वां क्वेश्चन, विधान करने वाले शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विधान करने वाले शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी चीज की विशेषता बताता नहीं, सर्वनाम भी किसी की विशेषता नहीं बताता। विशेषता सिर्फ दो लोग बता रहे हैं, एक तो या तो विशेषण बताएगा या क्रिया विशेषण बताएगा। तो विशेषण जो है विशेष की विशेषता बताता है। यहाँ विधान करने वाले शब्द का मतलब होता है क्रिया। इसने सीधे नहीं पूछा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसने थोड़ा सा घुमा दिया। इसने ये पूछ लिया कि भाई विधान करने वाले शब्द, या विधान करने वाले शब्द उसको कहो या क्रिया की कहो। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले या विधान शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर आ जाइए कि 16वें पे, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। सीढ़ी का सहारा लिया और जहाज पे पहुंच गया। तो इस वाक्य में सीढ़ी के सहारे ये क्या है, किस तरह का उद्देश्य ये इसमें पूछा जा रहा है। साधारण उद्देश्य है, विधेय विस्तारक है, उद्देश्य वर्धक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्य वर्धक। अब ये कैसे हुआ, इसको आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे उद्देश्य वर्धक क्या होते हैं, विधेय विस्तारक क्या होते हैं, इसको आप लोग जो है चेक करके कमेंट करिएगा। फिर ये हमेशा पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई हर बार पूछी जाती है। शब्द नहीं होगा, शब्द बनता है किससे, शब्द बनता है वर्णों से बनता है। मात्रा तो मतलब इकाई होता है, वर्ण हो गया या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट होती है या वर्ण होती है, या फिर इसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भी हो जाएगा तो अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ण जो होते हैं लिखे जाते हैं। अगर ये मुंह से निकल रहा है, मौखिक हो गया, बोल रहे हो, तो उसको ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है या ध्वनि होती है। फिर आ जाइए 18वें पे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक मतलब जो मुंह और नाक दोनों मिला के बोले जाते हैं, उन शब्दों को,
उन जो है वर्ण को, उन व्यंजन को क्या कहते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। जैसे आँख, सांस, चाँद, इसमें मुंह और नाक दोनों बोल रहा है, तो इस शब्दों को, ऐसे व्यंजन को अनुनासिक कहते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन या फिर वर्ग का पंचमाक्षर। तो वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक व्यंजन होता है। फिर आ जाइए, वर्तनी दिया कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्पेलिंग पूछा जा रहा है, किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी वर्तनी सही है? सन्यासी पूछा गया है। सन्यासी, 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 हम सभी जानते हैं आधा बिंदी लगता है, आधा ना लगता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सन्यासी। फिर आ जाइए, आपके आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य देखना है। अब यहाँ पूछा, पहला कह रहा है कि मैं गाने की कसरत करता हूँ। गाने की कसरत क्या होता है भाई? कसरत थोड़ी ना करते हो गाने का अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। शौक क्या कर रहे हो भाई? शौक होती है कि थोड़ी ना जाती है, शौक कर रहा हूँ, ये भी नहीं सही है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, नहीं भाई, गाने का अभ्यास होता है ना, तो गाने का कसरत किया जाता है, ना व्यायाम किया जाता है, ना शौक किया जाता है, गाने का अभ्यास किया जाता है। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी के जो है, जो इसका जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, उसको हम लोग 30-20 क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे।